हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में हर साल पूछे जाने वाले सवाल को देखने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री पर बात करेंगे कि हिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हर साल लगभग पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो मैंने उन सभी प्रश्नों को लिखा है और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगी। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से सवाल जो है हर साल एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, देखिए जैसे कि सबसे पहला सवाल है हम लोगों का कि रूपक से आपका क्या तात्पर्य है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ते हैं कि जब किसी अमूर्त विचार जैसे कि स्वतंत्रता हो गया, उसके बाद मुक्ति हो गया, ईर्ष्या हो गया, लालच हो गया, ठीक है, इन सभी को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है, मतलब दर्शाया जाता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रूपक। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम लोगों का और एक सवाल है जो कि है कि मारियान से आप क्या समझते हैं। ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है। तो मारियान से आप क्या समझते हैं? तो मारियान एक नारी रूपक है। मारियान जो है एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो मारियान को जो है फ्रांस में, कहाँ पर? तो फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया है और मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। ठीक है, मारियान को चौक चौराहे पर भी लगाई गई थी। क्यों लगाई गई थी? ताकि वहाँ के जनता को राष्ट्रीय का प्रतीक का याद आता रहे, इसी के कारण जो है चौक चौराहे पर लगाई गई थी। ठीक है, आगे यदि बात करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो जो हम लोगों को पूछा गया है कि समूह 77 जिसको G77 के नाम से भी जाना जाता है, क्या तात्पर्य है। ठीक है, ये सवाल भी आप लोगों का बहुत बार आया है। तो जैसे कि कह रहा है कि 50 और 60 के दशक में, मतलब 1950 और 1960 के दशक में यदि बात करें, में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बना लिया जो G77 के नाम से प्रसिद्ध है। समझ में है? नहीं समझ में है ना? चलिए इसको और एक बार समझाते हैं। तो जो विकासशील देश है, तो पश्चिमी देशों का जो अर्थव्यवस्था में तेज प्रगति से जो विकास हो रहा था, या तो फिर बोल सकते हैं पश्चिमी देशों का जो अर्थव्यवस्था में तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हो रहा था, प्रगति हो रहा था, विकास नहीं हो रहा था उसका। तो जिसके कारण क्या किया कि उन लोगों ने क्या किया, अपना ही एक समूह बना लिया, नया समूह 77 देशों का। ठीक है, 77 देशों का एक नया समूह बना लिया और उसी का नाम दिया उन्होंने G77। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, जो भारत में राष्ट्रवादी संघर्ष हुआ था उसमें महिलाओं की क्या भागीदारी रही थी, ये हम लोगों को प्रश्न में पूछा जा रहा है और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जैसे कि इसका आंसर बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जैसे कि राष्ट्रवादी संघर्षों में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद रहा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि राष्ट्रवादी संघर्ष में यदि बात करें तो महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। इसके बावजूद क्या हुआ था कि राजनीतिक अधिकार में जो महिलाओं को इतना ज़्यादा हिस्सेदारी नहीं दिया गया था। जैसे कि स्टार्टिंग में यदि देखें तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद फिर भारतीय संविधान बनने के पश्चात क्या हुआ कि महिलाओं को इतना सारा अधिकार दिया गया। आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि महिलाओं ने अपनी राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ किए। महिलाओं ने क्या किया कि अपना राजनीतिक संगठन बनाया, अखबार शुरू किया, मतलब उन लोगों का, स्पेशली महिलाओं का जो समस्या थी उसको उठाने के लिए, कि लोगों के सामने बताने के लिए कि क्या क्या समस्या है, या जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे उसमें अपनी भागीदारी देने के लिए जो है अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठक तक किए उन लोगों ने। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि परिणाम ये हुआ कि महिला अधिकारों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचारों में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। और उसके बाद फिर महिलाओं ने जब इतने सारे काम करना प्रारंभ किए तो जिसके बाद उदारवादी शासकों ने क्या किया, उसमें परिवर्तन आया और महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार में मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, और
ऐसा ही हम लोगों का और एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको आप लिख लो कि इसी साल आप लोगों का आने भी वाला है, ठीक है, इतना ज़्यादा बार ये क्वेश्चन आया है। जैसे जालियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखिए, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है इस पर आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो वास्तव में जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था, इसको हम लोगों को लिखने के लिए बोला जा रहा है। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, ये सारा का सारा। तो यदि हम लोग बात करें तो रॉल्ट एक्ट के विरोध में, देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे कि मैं हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को जो है पॉइंट वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि टॉपर किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। आप देखोगे उसमें कि टॉपर जो है हर चीज़ को पॉइंट वाइज लिख रहे हैं ताकि मार्क्स आपका ज़्यादा आए, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखोगे कि टॉपर्स कैसे लिखते हैं ताकि आपका भी मार्क्स ज़्यादा आए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को पढ़ते हैं कि रॉल्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी और सत्यपाल किचलू गिरफ्तार हो चुके थे। रॉल्ट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी और सत्यपाल किचलू जो थे वो गिरफ्तार हो गए थे। इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 के बैसाखी पर्व के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक जनसभा आयोजन किया गया। देखिए 13 अप्रैल 1919 को जनसभा आयोजित किया गया था, लेकिन इसका यदि थोड़ा सा अलग इस आंसर को हट करके बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को जो ये लोग जनसभा आयोजित कर रहे थे उसका दो कारण था। पहला तो जो था उन लोगों का बैसाखी पर्व था, बैसाखी मेला आयोजन करना था। दूसरा जो था रॉल्ट एक्ट का विरोध भी करना था, ठीक है। रॉल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए भी इन लोगों ने ये आयोजन किया था, ठीक है। आगे यदि बात करें तो इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि अमृतसर के सैनिक प्रशासक जनरल डायर ने इस सभा को अवैध घोषित कर दिया, परंतु सभा हुई थी, ठीक है। जनरल डायर ने क्या किया था, इस सभा को अवैध घोषित किया था, लेकिन यह सभा हुई थी और तब उसने वहां पर गोली चलवा दी जिससे सैकड़ों व्यक्तियों की मौत हो गई, या फिर बोल सकते हो मौत का शिकार हो गए थे, ठीक है। तीसरा इसका कारण आप लोग बोल सकते हो कि इस हत्याकांड के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर आयोग स्थापित किया और उस आयोग की रिपोर्ट के बाद जनरल डायर को अनेक सम्मान दिए गए थे, ठीक है। ये जो काम किया था, इतने भारतीय लोगों को मारा गया था, तो जिसके कारण जनरल डायर को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया था। इससे महात्मा गांधी असहयोगी हो गए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया, और इसी के बाद फिर जो है महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाने का फैसला लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को आखिरी पॉइंट में बताया जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना थी। इससे भारत भर में रोष की लहर फूट पड़ी थी, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। अब आगे और भी क्वेश्चन का बात करें जो आप लोगों को एग्जाम में आता है, जैसे कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं। अब बोलोगे सर इसको आप पॉइंट वाइज क्यों नहीं लिखे हैं, तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कि इसमें जो है एक ही घटना घटी थी कि गांधी जी जो है दांडी तक यात्रा किए थे, उसके बाद फिर नमक को बनाए थे, तो इसी के कारण इसको पॉइंट वाइज लिखा नहीं जा सकता था और इसी के कारण इसको पॉइंट वाइज नहीं लिखा गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य नमक कानून का उल्लंघन करना था। देखिए गांधी जी जो दांडी यात्रा की थी, इनका मेन मकसद यही था कि जो नमक कानून था इसका उल्लंघन करना, क्योंकि अंग्रेजों ने नमक बनाने पर मना कर दिया था, बैन लगा दिया गया था, इसी के कारण। आगे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता के लिए देश को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा, ठीक है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि नमक सर्वधारण के भोजन का एक अनिवार्य हिस्सा था। यदि बात करें तो सभी लोगों के द्वारा, भारतीय सभी लोगों के द्वारा नमक का उपयोग किया जाता था और उस पर जब बैन लगा दिया गया था, जिसके कारण जो है गांधी जी को ये आंदोलन करना था और इसी के कारण जो है गांधी जी ने आंदोलन भी किया था। तथा चिकित्सीय दृष्टि से भोजन में इसकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक थी, और यदि बात किया जाए तो भोजन में भी इसकी अत्यंत आवश्यकता थी, जिसके कारण इसका उपयोग भी करना था। अतः नमक कर को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया, और इसी चीज़ को जो है महात्मा गांधी ने सबसे दमनकारी पहलू भी बताया था। इस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने अपने गिने चुने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से 220 किलोमीटर दूर दांडी नामक तटीय कस्बे तक की पैदल यात्रा की थी। और यद्यपि नमक आंदोलन का केंद्रीय उद्देश्य कानून का उल्लंघन करना था, लेकिन इस आंदोलन ने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जनमानस में एक राष्ट्र विद्रोह की भावना को जन्म दिया। और साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि गांधी जी का बस मकसद ये था कि पैदल चल करके क्या करना है, हम लोगों को
नमक को बनाना है, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन इतना व्यापक हो गया कि प्रत्येक भारतीय लोगों में जो है विरोध की भावना उत्पन्न होने लगी थी, ठीक है। और दांडी मार्च अभूतपूर्व घटना हुई जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। और इन्होंने क्या किया, इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य को ही हिला करके रख दिया, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है कि दांडी यात्रा द्वारा ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत इस दांडी यात्रा के द्वारा ही किए थे, ठीक है। देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए तक पहुंच गया, व्याख्या करें। मतलब सूरत बंदरगाह जो है 18वीं सदी तक जो हाशिए पर पहुंच गया था, तो इसका पीछे क्या कारण था, ये आप लोगों को आंसर में बताने बोला है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसका आंसर में बात करें तो इसके पीछे बहुत सारा कारण था, जिसके कारण इसको पॉइंट वाइज लिखा गया है। जैसे औपनिवेशिक काल में सूरत एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहां से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार होने वाला व्यापार काफ़ी समृद्ध था। जिससे क्या होता था कि जो पश्चिमी एशिया के साथ जो व्यापार होता था वो बहुत ही समृद्ध था, बहुत फैला हुआ था। और तेजी से बदलती परिस्थितियों में कलकत्ता और बम्बई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसे विकसित केंद्र हाशिए पर पहुंच गया। जिससे क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बीतता चला गया परिस्थिति बहुत तेजी से बदला, और उसके बाद फिर कलकत्ता और बम्बई जो है नए औद्योगिक केंद्र के रूप में सामने आए। और नए औद्योगिक केंद्र के रूप में सामने आए तो सिंपल सी बात है, ज़्यादातर लोग वहीं पर जाना पसंद करेंगे क्योंकि व्यापार उस टाइम ज़्यादा होता था। आगे यदि बात करें तो इसे सूरत व हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। जिससे क्या हुआ कि सूरत बंदरगाह और हुगली बंदरगाह दोनों जो पुराने बंदरगाह जो थे वो कमज़ोर पड़ गए और यहाँ से होने वाले निर्यात में नाटकीय कमी आई। और नए बंदरगाह के जरिए होने वाले व्यापार यूरोपीय कंपनियों को नियंत्रण में था। और नए बंदरगाह के जरिए जो व्यापार होता था वो यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था, जिसके के कारण वो लोग कोशिश करते थे कि ज़्यादातर इसी के माध्यम से व्यापार किया जाए, ठीक है। अगला पॉइंट पे यदि बात करते हैं जिसमें हम लोगों को बताया जा रहा है 18वीं सदी के अंत तक यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की रियासतें हासिल की और बाद में उन्होंने व्यापार पर इजारेदारी अधिकार प्राप्त कर लिया। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उन लोगों ने कंपनियों का मतलब उन लोगों का जैसे जैसे ताकत बढ़ता चला गया, उन लोगों ने पहले क्या किया कि जो रियासत थी मतलब राजाओं का जो राज्य था उसको हासिल किया। और उसके बाद फिर व्यापार जैसे बढ़ा तो उन्होंने क्या किया, इजारेदारी हासिल कर ली। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हो मालिकाना हक जो है हासिल कर लिया। और जिससे बहुत सारे पुराने बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाह का महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। और इसके कारण क्या हुआ कि नए नए बंदरगाह, एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग कि नए नए बंदरगाह जो है बनने लगे। और जिसके कारण जो पुराने बंदरगाह थे मतलब सूरत बंदरगाह वो ठप पड़ गया, ठीक है। आगे हम लोगों का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी वैसे जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारे के सारे आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। और बहुत बार पूछा गया है, ऐसा नहीं कि एक दो बार पूछा गया। आप क्वेश्चन बैंक उठा करके देख सकते हो, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो मुद्रण संस्कृति का यदि बात करें तो उन्होंने भारत के राष्ट्रवाद में क्या मदद की। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। अब क्या क्या मदद की, तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह एक शक्तिशाली माध्यम बन गया जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावना का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का प्रचार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो ये हुआ भावनाओं का प्रसार, लोगों में जो भावना थी उसका प्रसार होने लगा। आधुनिक आर्थिक, नया क्या होने वाला था, आर्थिक समस्या या आर्थिक बातें, सामाजिक बातें, राजनीतिक विचार, ये सभी जो है लोगों तक पहुंचने लगा, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचार को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। और इस प्रेस के माध्यम से क्या हुआ, राष्ट्रवादी जो विचार लोगों तक पहुंचाना चाहते थे वो सारा का सारा पहुंचा सकते थे और पहुंचाना आसान भी हो गया। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है मुद्रण ने जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा दी। और इसके बाद फिर बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ, जिसे आधुनिक बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है, और उनका गीत वंदे मातरम भारत के जन जन के लिए
स्वाधीनता एवं देशभक्ति का स्रोत बन गया। तो एक तरीके से मुद्रण से क्या हुआ, वह हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत सारा राइटर आए, बहुत सारे लेखक आए, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे किताबों को लिखा, लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाया, और उसके बाद फिर लोगों ने में क्या हुआ कि राष्ट्रभक्ति की भावना जो है उत्पन्न होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि भारत को आज़ादी मिलने में, या तो फिर लोगों तक जो है, आप लोग बोल सकते हो भारत को आज़ादी तो मिली लेकिन लोगों तक पहले सभी बातें पहुंची, जिसके कारण लोग इतने ज़्यादा आगे आए। अतः मुद्रण संस्कृति के विकास ने भारतीयों के आत्मगौरव और देश प्रेम को जागृत करके उन्हें स्वाधीनता के मार्ग की ओर अग्रसर किया। ठीक है, तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाओगे ताकि आप लोगों को जो है एग्जाम में दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आते हैं, और मैं आप लोगों को सारा का सारा एक एक करके बता दूंगा। बस आपको मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए जो है वीडियोस को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।